हेलो फ्रेंड्स। मैं फिर से वापस आ गया। क्या बताऊं, वीडियो लंबी ना हो इसके चक्कर में मुझे एक ही वीडियो में समेटना था, लेकिन समेट नहीं पाया। अब दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो चलिए उसे भी कवर कर लेते हैं। हम यहाँ तक पहुँचे थे, अब हड़प्पाई चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। तो हड़प्पाई चित्रकला क्या है, क्या मिला, क्या साक्ष्य है। तो हड़प्पाई बर्तनों से वृक्ष, पशुमानव इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे वृक्ष में हम पीपल, नीम के देखते हैं। पशु में ये हमें लुमड़ी और ये है लूचन, लुमड़ी। और मानव में हड़प्पा। यहाँ कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आता, दिक्कत हो जाता है किसी के नोट से पढ़ाना। मानव जल के साक्ष्य मिले हैं, यानी मानव जलाने के साक्ष्य मिले हैं। चित्रित बर्तनों का उपयोग संभवतः व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया जाता होगा। नोट, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने योग्य है, जैसे कि साक्ष्यों से नृत्य, संगीत इत्यादि के प्रचलन की जानकारी भी मिलती है। अब क्वेश्चन है कुछ, जैसे कि अगर हम आंसर राइटिंग करना चाहें तो छोटे छोटे क्वेश्चन से भी कर सकते हैं और उन्हें एक अच्छा आंसर फ्रेम पन में ला सकते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का संक्षेप में वर्णन करें। यहाँ पर संस्कृति के बारे में पूछा गया, तो संस्कृति के बारे में हम पूरी तरीके से जो हमने वर्णन किया उसी को बिंदुवार बताना है। कला के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के योगदान को बताइए, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि हड़प्पाई नगर नियोजन की मुख्य विशेषताओं को बताइए। एक बार शायद यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता के ग्रिड योजना पद्धति पर, शायद सवाल पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता को सांस्कृतिक विरासत को संक्षेप में बताएं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो सांस्कृतिक विरासत मतलब जो उस ज़माने में थी, जो प्रचलित विधियाँ थी, सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं थी, आज भी वर्तमान में भी मौजूद हैं, देखने को मिलती हैं। गाँव में अधिकतर ये देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से सवाल बन सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत को संक्षेप में बताएं, आज उनका महत्व क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि संस्कृति पर हम बात करें तो नगर नियोजन के बारे में बताना होगा। मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, धर्म, इन सभी के बारे में बताना होगा। ये सभी कला के पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन एवं संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान नगरीकरण को निवेश प्रदान किया है, चर्चा कीजिए। ये यूपीएससी टाइप क्वेश्चन है जो कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी हमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इन्हें देना है और इनके बारे में भी हमें आंसर लिखना होगा। आंसर लिखते ही हमें समझ में आने लगेगा कि हम किस तरीके से उत्तर लिखन कर पा रहे हैं कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले, जैसे कि टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता को के पतन को लेकर मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। प्रथम दृष्टिकोण यह है कि इसका तो आकस्मिक पतन हुआ होगा, आंशिक तौर पर उत्तरदायी हो सकता है। लेकिन आकस्मिक पतन के कारण क्या थे, जैसे बाढ़ इसका कारण बना हुआ होगा। नदी मार्गों में परिवर्तन के कारण, क्योंकि हमने देखा कि ज़्यादातर शहर, हड़प्पा के शहर नदी के किनारे बसे हुए थे, तो नदी मार्गों में परिवर्तन के कारण हो सकता है। भूकंप, अग्निकांड, आर्यों का आक्रमण, ये आकस्मिक पतन के कारण बताए जाते हैं। द्वितीय इसका मुख्य कारण बताया जाता है क्रमशः पतन। और ये परिवर्तन यानी ये कैसे हुआ, यह पर्यावरण असंतुलन के कारण हुआ और इसको अधिक महत्व दिया जाता है। संभवतः इसी के कारण कोई सभ्यता, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात हो रही है, तो इसी तरीके से यह भी पर्यावरण असंतुलन के कारण इसका भी पतन हुआ होगा। और तृतीय कारण है शहरों का पतन हुआ और आसपास के क्षेत्र में ग्रामीण संस्कृतियाँ बनी रही। इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाते हैं और इन्हें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी अगर हमसे हड़प्पाई सभ्यता के पतन के बारे में पूछता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, क्या है कि पत्थरों से शहर की किलेबंदी की गई है। तो किलेबंदी करने का क्या मतलब है आप भी जानते हैं, जैसे किसी से रक्षा करना या अपने क्षेत्र को सीमांकित करना। इस तरीके से किलेबंदी के
जो देखने को मिलते हैं। सार्वजनिक मैदान, पत्थरों से निर्मित प्रवेश द्वार और साइन बोर्ड का साक्ष्य भी धोलावीरा से मिलता है। अगला काल है ताम्रपाषाण काल। इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। कालक्रम के दृष्टिकोण से नवपाषाण काल के पश्चात ताम्रपाषाण काल आता है, लेकिन भारत में नवपाषाण काल का विकास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कालखंडों में हुआ। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि नवपाषाण काल एक ही समय में आया और एक ही क्षेत्र में आया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना हमारे लिए गलती होगा। उत्तर पश्चिम भारत में सबसे पहले नवपाषाण काल का विकास हुआ। तो इस क्षेत्र में यही लाइन था ना, हाँ यही था, ये पहला पॉइंट था, इसी के आगे हमें पढ़ना है। तो इस क्षेत्र में ताम्रपाषाण संस्कृतियों का आविर्भाव या उदय सबसे पहले हुआ और इसी क्षेत्र में सबसे पहले कांसे का प्रयोग हुआ और शहरी सभ्यता का विकास हुआ। जब उत्तर पश्चिम भारत में शहरी सभ्यता थी, तब भारत के अलग अलग हिस्सों में नवपाषाण संस्कृतियों का अस्तित्व था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात एक तरफ हड़प्पाई क्षेत्र में पुनः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का अस्तित्व देखने को मिलता है, वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी नवपाषाण के पश्चात ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का उदय हुआ। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ, इनको दो भागों में बांटा गया। एक हड़प्पाई क्षेत्र में ये मिली और दूसरा ये गैर हड़प्पाई क्षेत्र में देखने को मिलती है। हड़प्पाई क्षेत्र की बात करें तो हड़प्पाई से पूर्व, यानी जब हड़प्पा सभ्यता परिपक्व अवस्था में थी, उससे भी पूर्व यानी 3500 से 2600 BC के आसपास, जो हमने पहले ही हड़प्पा सभ्यता पढ़ते समय टाइम पीरियड और मैप देखा था ना, उसी के बारे में जिक्र हो रहा है। तो 3500 से 2600 BC के आसपास और हड़प्पा के बाद भी हमें ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ देखने को मिली और ये इसका टाइम पीरियड 1400 से 1200 BC के आसपास है। अगर हम गैर हड़प्पाई क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ताम्र निधियाँ हैं, जैसे कि आहार संस्कृतियाँ हैं, कैथा है, मालवा है, जारवे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र में पाई गई और ये राजस्थान में, आहार संस्कृति राजस्थान में मिली, कैथा मध्य प्रदेश और मालवा भी मध्य प्रदेश में मिलती हैं। और इसी तरीके से इसे और एक भाग में बांटा जा सकता है, OCP। ये बर्तन के जो रंग पाए जाते थे, बर्तनों पे रंगों के आधार पर आप समझ लें, एक हिसाब से OCP, BRW, PGW, NBPW, इस तरीके से इनका क्रम था। पहले OCP, BRW, इसी तरीके से इनका क्रम था। तो ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सामान्य विशेषताएं क्या थी? पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग मानव के उपयोग में लाया गया प्रथम धातु है। अब यहाँ क्या है भाई, मानव के कुछ भी हो सकता है भाई, आप अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप समझें केवल कि मानव के व्यय तो नहीं हो सकता, उपयोग में लाया गया प्रथम धातु है तांबा। और इसकी दूसरी विशेषता है ग्रामीण संस्कृति। तीसरा, पशुपालन मुख्यतः भोजन के उद्देश्य से की जाती थी, लेखन कला के साक्ष्य नहीं मिलते और सुदूर व्यापार के साक्ष्य भी नहीं मिलते, क्योंकि ग्रामीण संस्कृतियाँ रहीं तो ज़्यादा संभावना है कि वो शहर के आसपास ही सीमित रह सकती हैं। पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिलते, अपवाद हो सकते हैं, मकान कच्चे ईंट और लकड़ी से बनाए जाते थे, शहरों के साक्ष्य नहीं मिले। आहार किसे कहा जाता? आहार को तांबावती भी कहते हैं। और मालवा संस्कृति का एक स्थल नौदा टोली से बड़ी संख्या में अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। जौरबे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था दैमाबाद। जौरबे मतलब इनाम गांव से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। जौरबे के एक अन्य स्थल इनाम गांव से भी बड़ी संख्या में अनाज और बड़ी संख्या में अलग अलग जानवरों के संख्या में मिली है। एक मकान के भीतर एक संदूक में व्यक्ति को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो जौरबे संस्कृति, इनका जो विशेषताएं थी उनके बारे में वर्णन किया गया। यहाँ से हमारा वैदिक काल ये अगला टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ कमियाँ इस वीडियो में दिखाई पड़ी हैं
तो उसे भी कमेंट में बताइएगा, हम उस कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। कहीं कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि नोट्स से समझने को काफ़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।